सो आज हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने दो मॉडल्स डिस्कस किए थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड। एक हमने डिस्कस किया था डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जिसमें ग्रोथ नहीं थी। फिर हमने इसका एक रिफाइंड मॉडल डिस्कस किया डिविडेंड ग्रोथ मॉडल जिसमें हम ग्रोथ इंकॉर्पोरेट कर रहे थे। बट वो ग्रोथ जो हम इंकॉर्पोरेट कर रहे थे वो ग्रोथ रेट कैलकुलेट कैसे किया जाएगा इन केस इट्स नॉट देयर इन द क्वेश्चन। तो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। वी हैव टू मॉडल्स फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रोथ रेट। एक कंपाउंड ग्रोथ रेट है, कंपाउंड ग्रोथ रेट, एंड दूसरा जो है गॉर्डन्स ग्रोथ अप्रोक्सीमेशन मॉडल। ये दो तरीकों से हम ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते हैं। लेट्स फर्स्ट सी द कंपाउंड ग्रोथ रेट। आप लोगों ने ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R रेस टू द पावर N। ये कंपाउंड ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अब इसमें हम ये कर रहे होते हैं कि यार हमें अगर एक रेट पता हो कि जिस रेट से वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो हम यहाँ पुट करते हैं। वो वैल्यू जिसमें इंक्रीज आ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको हम यहाँ लिखते हैं प्रिंसिपल के तौर पे, और वो वैल्यू जो n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद बनेगी इंक्रीज के बाद वो होती है आपकी s वैल्यू। ठीक है। सो अगर मैं इसी फॉर्मूले को यूज करूं और रेट को निकालूं और रेट बेसिकली मेरे लिए ग्रोथ हो तो यही फॉर्मूला ग्रोथ रेट के लिए बन जाएगा। सो इसकी जगह मैं जी रख दूंगा ग्रोथ रेट, और मैं ये करूंगा कि जो मुझे डिविडेंड दिया हुआ होगा डिविडेंड्स उसकी मदद से मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस रेट से डिविडेंड ग्रो किया है वो निकाल लूंगा। जैसे कि इसमें मैं एस के तौर पर मैं जो पुट करूंगा वो बेसिकली मैं क्या पुट करूंगा, जो सबसे लेटेस्ट डिविडेंड होगा वो पुट करूंगा, लेटेस्ट डिविडेंड फिगर। पी जो होगी वो सबसे अर्लीस्ट डिविडेंड फिगर होगी। हमें बहुत सारी डिविडेंड्स दिए हुए होंगे, जो सबसे लेटेस्ट डिविडेंड दिया होगा वो एस होगा, जो सबसे अर्लीस्ट डिविडेंड दिया होगा वो पी होगा, जी जो होगा वो हमारा ग्रोथ रेट होगा जो हमें निकालना है, और एन जो होगा वो नंबर ऑफ ईयर्स होंगे बिटवीन लेटेस्ट एंड अर्लीस्ट डिविडेंड्स। अच्छा, इस फॉर्मूले को अगर मैं ग्रोथ के लिए चेंज करूं तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं कि अगर मुझे सिर्फ ग्रोथ निकालना हो तो उसका फॉर्मूला डायरेक्टली बन जाएगा G इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय P, S डिवाइडेड बाय P, और इसकी होल पावर हो जाएगी 1/n, 1/n। ये करने के बाद इसमें से हम माइनस करेंगे 1 और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ग्रोथ। ये यहीं से निकला है, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही निकला है। सो इसको देख लेते हैं कि हम इसको कैसे यूज करते हैं ग्रोथ रेट निकालने के लिए। लेट्स से हमें 2017 का डिविडेंड दिया हुआ है। लेट्स से डिविडेंड पर शेयर जो है वो दिया हुआ है हमें 2017 का
हमें डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है 25 सेंट्स, या चूंकि वो डॉलर्स में दे रहा है $0.25, और 2020 का हमें डिविडेंड दिया हुआ है 30 सेंट्स, $0.3, ठीक है, और हमें ग्रोथ रेट निकालना है। सो ऊपर वाला फॉर्मूला आप देखें और ज़रा मुझे ऊपर वाले फॉर्मूले से ग्रोथ रेट कैलकुलेट करके बताएं। बेसिकली आपको क्या मालूम करना है कि 2017 से 2020 के दरमियान आपका डिविडेंड 0.25 से बढ़ते बढ़ते $0.3 तक पहुंचा है, तो किस रेट से पहुंचा होगा, तो ये रेट आपको कैलकुलेट करके बताना है। सो लेट अस सॉल्व इट यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हमने क्या करना है, हमें सबसे पहले S को P से, यानी जो सबसे अर्लीस्ट लेटेस्ट डिविडेंड है उसको उठाना है। लेटेस्ट डिविडेंड इज 0.3 डिवाइडेड बाय अर्लीस्ट डिविडेंड 0.25 पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। इन दोनों के दरमियान साल कितने हैं, 2017 से 2018 एक साल, 19 and then 20. There are 3 years in between the two. So 1 upon 3 minus 1. And percentage में convert करने के लिए 6.27% growth rate है। (6.27% growth rate है। This is how we find out growth rate. इस तरीके से हम कंपाउंड ग्रोथ रेट मालूम करते हैं कि किस कंपाउंड ग्रोथ रेट से डिविडेंड ग्रो किया है, और फिर इसको हम उठाकर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के फॉर्मूले में ये पुट करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें याद रखिएगा कि आपको जो भी ग्रोथ रेट आप निकालोगे उसमें आपने डिविडेंड लेटेस्ट और अर्लीस्ट उठाने हैं। बीच के डिविडेंड्स को आपने इग्नोर कर देना है। वो आपको बहुत सारे सालों के डिविडेंड दे सकता है, बट वी जस्ट नीड टू पिक द लेटेस्ट डिविडेंड पेड एंड द अर्लीस्ट डिविडेंड पेड। और लेकिन ये जो फॉर्मूला ये बेसिकली हिस्टोरिक ग्रोथ रेट कैलकुलेट करके बताता है, और उसकी ये लिमिटेशन है कि हम एक हिस्टोरिक ग्रोथ रेट को फ्यूचर के लिए यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि जो हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं वो हम बेसिकली फ्यूचर के लिए निकाल रहे होते हैं, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट आगे करने जा रहे हैं और हम ये देखने जा रहे हैं आगे लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सो याद रखिएगा कि हम उठा हिस्टोरिक ग्रोथ रेट होते हैं रहे होते हैं और उसको अज्यूम करते हैं कि आगे भी लोग हमसे यही ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट करेंगे। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। बेहतर तो ये है कि हमें फ्यूचर का ग्रोथ रेट पता हो। बेस्ट विल बी टू नो व्हाट विल बी द फ्यूचर ग्रोथ रेट, बट सिंस वी लुक एट द फ्यूचर फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंस, तो इसलिए हम पास्ट ग्रोथ रेट को ही फ्यूचर ग्रोथ रेट मान लेते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में कभी वो आपको एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट देगा खुद से, तो फिर हम हिस्टोरिक ग्रोथ रेट कैलकुलेट नहीं करेंगे। So 6.27. अच्छा, this is the first model जिसकी मदद से हम कैलकुलेट करते हैं। Now let's move towards the second model, that is Gordon's growth approximation model. Gordon growth approximation model, in which the formula of G will be G is equal to B into R, where B is retention ratio, and retention ratio का मतलब है
डिविडेंड पे करने के बाद जो आप बचा रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन रेशो। ये बेसिकली 1 माइनस पे आउट रेशो के बराबर होता है। डिविडेंड पे आउट रेशो, यानी अगर आप 40% ऑफ द प्रॉफिट एज डिविडेंड दे रहे हो तो 60% इसका मतलब आप रिटेन कर रहे हो। अगर आप 60% डिविडेंड दे रहे हो प्रॉफिट का तो 40% रिटेन कर रहे हो। वी नीड रिटेंशन रेशो, नॉट दैट डिविडेंड पे आउट रेशो। आर इज रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, किस रेट से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। बेसिकली इट्स अ रिटर्न ऑन इक्विटी। जो भी आप इक्विटी से रिटर्न कमाते हो पैसा इन्वेस्ट करके, वो आपका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो गॉर्डन के हिसाब से जो ग्रोथ बनती है वो आ जाती है। और लेट्स लुक एट इट फ्रॉम एन एग्जाम्पल, फ्रॉम द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, आपको भी समझ में आ जाएगा। लेट्स से एक कंपनी का जो रिटेंशन रेशो है वो, अच्छा मैं रिटेंशन रेशो से नहीं कराता हूँ, मैं पहले डिविडेंड पे आउट दे देता हूँ ताकि आपको पता हो कि अगर डिविडेंड पे आउट पता हो तो रिटेंशन रेशो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। डिविडेंड पे आउट रेशो देता हूँ आपको। लेट्स से कंपनी 40% ऑफ द प्रॉफिट एज अ डिविडेंड पे करती है, 40% ऑफ द प्रॉफिट एज डिविडेंड पे करती है। और ये वैसे फॉर्मूला आता कैसे 40%, ये बेसिकली आप कितना डिविडेंड पे करते हो, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, डीपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। सो अगर आप अपना डिविडेंड पर शेयर को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा आप कितना परसेंट डिविडेंड पे करते हो। सो डिविडेंड पे आउट रेशियो आ गया। लेट्स से जो इन्वेस्टरी जब कंपनी इन्वेस्ट करती है तो वो उस इन्वेस्टमेंट से लेट्स से 20% रिटर्न कमाती है। जितना भी कंपनी इन्वेस्ट करती है उससे 20% कमाती है। ये आर आ गया। तो बी जो होगा वो हमारा कितना होगा, वो 1 माइनस 40% होगा, यानी डिविडेंड पे आउट रेशो माइनस कर दें तो जो बचेगा दैट इज योर रिटेंशन रेशो। सो द कंपनी री इन्वेस्ट 60% of from which it earns 20%। ये बेसिकली। अब अगर मैं गॉर्डन्स का ग्रोथ अप्रोक्सीमेशन को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो गॉर्डन के हिसाब से इस कंपनी का जो डिविडेंड होगा वो ग्रो करेगा गॉर्डन के हिसाब से इस कंपनी का जो डिविडेंड होगा वो ग्रो करेगा 12% के रेट से, अगर ये दो चीजें कांस्टेंट रहेंगी तो। अब इसको प्रूफ करते हैं जरा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। लेट्स से एक इक्विटी जो है, उसके पास इक्विटी जो है वो $500,000 है। ठीक है, उसके पास इक्विटी 500,000 है और उस इक्विटी से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा वो जाहिर है ऊपर हमने लिखा हुआ है कितना आएगा, 20%। सो लेट्स से कंपनी ने इसका 20% कमाया, $100,000। ये उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद उसने आगे पे करना होता है डिविडेंड, वो डिविडेंड पे करता है 40% ऑफ द प्रॉफिट्स। सो उसने 100,000 का 40% एज अ डिविडेंड पे किया, तो 40,000 का डिविडेंड पे किया तो रिटेन कितना किया, 60,000। सो ये आपकी रिटेन अर्निंग में जाएगा और रिटेन अर्निंग में जाने का मतलब है इक्विटी में ऐड होना। तो नेक्स्ट ईयर आपकी जो इक्विटी होगी वो बेसिकली 500,000 जो पहले से थी प्लस 60,000, 560,000 की इक्विटी हो जाएगी, 560,000 की इक्विटी हो जाएगी। अब अगले साल के लिए जो आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है वो 560,000 की है और अब आप 560,000 का 20% कमाओगे।
जो कि 112,000 हो जाएगा, और जो आप डिविडेंड पे करोगे वो 112,000 का 40% होगा, और आपके पास जो प्रॉफिट बचेगा रिटेन अर्निंग के अंदर वो 67,200 का बचेगा। ये आपका प्रॉफिट, रिटेन प्रॉफिट बचेगा, और ये अगले साल फिर ऐड हो जाएगा। अब मुझे आगे नहीं जाना, मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरे डिविडेंड में कितना इंक्रीज आया है। दैट्स द ग्रोथ इन डिविडेंड बेसिकली। सो अगर मैं डिविडेंड का इंक्रीज निकालूं तो डिविडेंड का इंक्रीज मेरे पास कैसे आएगा, 44,800 4,800 का इंक्रीज आया है मेरे डिविडेंड के अंदर। जहां 40,000 का डिविडेंड पे कर रहे थे वहां हमने 44,800 का डिविडेंड पे किया है। तो अगर मुझे देखना हो कितना परसेंट ग्रो किया है तो इसको मुझे 40,000 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। 40,000 से मुझे इसको डिवाइड करना होगा टू सी के मेरा डिविडेंड कितना ग्रो किया है। सो देख लीजिए 12%, सेम 12% आया यहाँ पर, जो यहाँ पर था वही 12% यहाँ पर आया। तो गॉर्डन के हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर उसकी अजम्पशन हम मान लें कि वो हर साल 20% रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी कमाती है और हर साल 60% ऑफ द प्रॉफिट्स रिटेन करती है वो कंपनी, तो वो एग्जैक्टली उसके डिविडेंड में जो इंक्रीज आ रहा होगा वो 12% के रेट से ही आ रहा होगा। सो हमने ऊपर से बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट किया। यहाँ मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये एग्जाम्पल क्रिएट की, प्रूफ करने के लिए कि वाकई इस कंपनी का डिविडेंड जो है वो 12% के रेट से ग्रो करेगा। ये ग्रोथ रेट आने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, इसको डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के फॉर्मूले में ग्रोथ की जगह पुट करना है। अब क्वेश्चन ये है कि सर हमें कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। देखिए एक बात तो ये है कि एग्जामिनर आपको खुद बता देगा कब कौन सा यूज करना है, और अगर एग्जामिनर नहीं बताएगा तो डेटा से पता चल जाएगा। अगर आपका डेटा आपको रिटेंशन रेशियो और रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है किसी तरीके से, तो इसका मतलब वो आप चाह रहे हैं कि गोल्डन ग्रोथ अप्रोक्सीमेशन मॉडल यूज करें। और अगर आपका डेटा नहीं है इस तरह का कि जिसमें रिटेंशन रेशियो और रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जा सकता हो, तो फिर आप कंपाउंड ग्रोथ रेट यूज करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपाउंड ग्रोथ रेट ही यूज किया जा रहा होता है, कंपाउंड ग्रोथ रेट ही यूज कर रहे होते हैं। सो आई होप ग्रोथ निकालने के दोनों फॉर्मूलाज अब आपको समझ में आ गए होंगे। फिर जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी के क्वेश्चंस करेंगे तो ये मजीद क्लियर हो जाएगा। अब now let's move towards another cost of equity model, that is capital asset pricing model. This is the third model for calculating cost of equity. ये cost of equity निकालने का तीसरा मॉडल है। पहला डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल था, दूसरा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल था, और अब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है। अ वेरी रैशनल एंड वेरी लॉजिकल मॉडल। जरा इसको देखते हैं हम। देखें, आपने एक चीज सुनी होगी, द हायर द रिस्क द हायर द रिटर्न। एंड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इसी चीज पर बेस करता है। कहते हैं कि जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट करोगे। अगर आप इन्वेस्टर को कहते हो मुझे पैसे दे दो, मैं इन्वेस्ट करूंगा, आपको रिटर्न दूंगा, और इन्वेस्टर को लगता है कि आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जहां रिस्क ज्यादा है, तो इन्वेस्टर आपसे रिटर्न भी ज्यादा मांगेगा। वेरी सिंपल। लेकिन अगर आप उसको कहते हो रिस्क कुछ भी नहीं है और ये एश्योरेंस दे भी देते हो, तो भी वो आपसे रिटर्न मांगेगा, बट जाहिर पहले से कम मांगेगा, लेकिन मांगेगा जरूर। इवन अगर कोई रिस्क ना भी हो तो लोग उसके बावजूद भी रिटर्न मांगते हैं। आप किसी से भी 1 साल के लिए पैसे लोगे तो वो आपसे रिटर्न मांगेगा, चाहे आप उसको ये भी कह दो कि भाई रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, तो वो फिर भी कुछ ना कुछ रिटर्न मांगेगा। सो चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई भी पैसा आप किसी से लो,
तो लोग लाजमी आपसे रिटर्न मांगेंगे। बगैर रिस्क होगा तो कम से कम मांगेंगे, रिस्क होगा तो जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न मांगेंगे। तो ये जो एक ग्राफ मैं आपके सामने बना रहा हूँ, इससे ज़रा समझने की कोशिश करें। अगर इस ग्राफ में हम रिस्क को एक्स एक्सिस पे दिखाएं और रिटर्न को वाई एक्सिस पे दिखाएं, तो द हायर द रिस्क द हायर द रिटर्न। तो जितना ज्यादा रिस्क बढ़ता चला जाएगा उतना ज्यादा रिटर्न लोग मांगेंगे, लेकिन अगर जीरो रिस्क भी होगा तो भी कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर मांगेंगे। तो इट दिस लाइन विल गो लाइक दिस, एंड जिस पॉइंट से ये लाइन शुरू हो रही है इसको कहते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है। यानी इफ यू से वी डोंट हैव एनी रिस्क, स्टिल पीपल विल एक्सपेक्ट अ सर्टेन रिटर्न, तो वो रिटर्न आपको फिर भी देना पड़ेगा। एंड देयर आफ्टर जितना ज्यादा रिस्क बढ़ता चला जाएगा उतना आपसे रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाएगा। ये जो लाइन है इसको कहते हैं एसएमएल, सिक्योरिटीज मार्केट लाइन। SML, सिक्योरिटीज मार्केट लाइन। ये सिक्योरिटीज मार्केट लाइन कहलाती है। ये बेसिकली आपको पूरी मार्केट की जो एवरेज रिटर्न है उसके बारे में बताती है कि अगर एक मार्केट में रिस्क ज्यादा हो तो जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना उस मार्केट का जो एवरेज रिटर्न होगा, यानी उस मार्केट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो जितना रिटर्न जनरेट करें उनका जो एवरेज रिटर्न होगा वो बढ़ता चला जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क ऑफ दैट मार्केट। सो ये इसी फॉर्मूले पे, इसी प्रिंसिपल के ऊपर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है। वो कहता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो बेसिकली आपके लिए कॉस्ट है, इन्वेस्टर के लिए तो वो रिटर्न है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इसी तरह रिस्क के साथ बढ़ेगी। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ हायर रिस्क प्रोजेक्ट तो लोग भी आपसे ज्यादा रिटर्न मांगेंगे। अब कैसे मांगेंगे वो जरा बताता हूँ। सबसे पहले अब वो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कहता है सबसे पहले आप ये पता करो अपनी मार्केट में कि आपके यहाँ लोग एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें रिस्क नहीं होता उससे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। तो लेट्स से मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने एक ऐसी इन्वेस्टमेंट ढूंढ ली जिसमें रिस्क नहीं है और मुझे पता चला उधर से लोग 6% रिटर्न लेकर खुश हैं। और ये बेसिकली नॉर्मली इट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है उनको लोग रिस्क फ्री तस्वुर करते हैं, उसका डिफॉल्ट रिस्क ना होने के बराबर होता है। तो ट्रेजरी बॉन्ड्स के नाम से या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स के नाम से आपको क्वेश्चन में अगर दिया होगा तो समझ जाओ वो रिस्क फ्री है। अच्छा, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि रिस्क फ्री है। याद रखिए दुनिया में कोई चीज भी रिस्क फ्री नहीं हो सकती है, देयर इज ऑलवेज रिस्क। बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रिस्क इतना लो होता है कि उसको तस्वुर कर लिया जाता है कि वो रिस्क फ्री है। सो रिस्क फ्री 6% है। तो ये आपने पता कर लिया कि यार कोई शख्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है तो वो 6% पे खुश है। इसका मतलब जब हम उनसे पैसे मांगेंगे तो हमने कम से कम रिटर्न जो उनको देना है वो 6% देना है, लाजमी देना है। 6% तो देना ही देना है। लेकिन हम उनसे जो पैसा मांग रहे हैं वो हम किस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। किस मार्केट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम किसी ना किसी मार्केट में होंगे। मिसाल के तौर पर उनसे पैसा लेकर मैंने एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जाकर इन्वेस्टमेंट करनी है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करनी है। तो अब मेरी मार्केट जो है वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है। तो उस मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मार्केट का एवरेज रिटर्न कितना है, उस मार्केट का एवरेज रिटर्न कितना है, यानी वहां लोग ऑन एवरेज कितना रिटर्न देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो एवरेज रिटर्न जिसको हम मार्केट रिटर्न कहते हैं, रिस्क फ्री रिटर्न के बाद दूसरा जो है वो हम निकालते हैं वो मार्केट रिटर्न है। हमें मार्केट रिटर्न बताना है कि मार्केट रिटर्न कितना है।
सो मार्केट रिटर्न एक मोबाइल सेक्टर के अंदर जहां हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूं इट्स 14%. लेट्स से इट्स 14%. लेकिन ये रिटर्न उस मार्केट की किसी पर्टिकुलर कंपनी का रिटर्न नहीं है, उस पूरी मार्केट का एवरेज रिटर्न है. जाहिर है अब उसमें कुछ कंपनीज इससे इसका मतलब ज्यादा दे रही होंगी रिटर्न, और कुछ कंपनीज इससे कम रिटर्न दे रही होंगी. अब जरा आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इनमें से कुछ कंपनीज ज्यादा रिटर्न क्यों दे रही होंगी? जब एवरेज मार्केट रिटर्न 14% है, तो कुछ कंपनीज इससे ज्यादा रिटर्न क्यों दे रही होंगी? एब्सोल्युटली, क्योंकि उनका रिस्क एवरेज मार्केट से ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वो कंपनीज इस एवरेज रिटर्न से भी ज्यादा रिटर्न दे रही होंगी. एंड सिमिलरली जिन जो कम रिटर्न दे रही होंगी, उनका रिस्क भी कम होगा. सो लेट्स द एवरेज मार्केट इज 14%. अच्छा, अब जाहिर है जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना एक पर्टिकुलर कंपनी ज्यादा रिटर्न देगी. अब हमें देखना ये है कि जो हम हमारी कंपनी जो है जिसके लिए हम इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, हमें अपनी कंपनी का रिस्क देखना होगा कंपेयर्ड विद द एवरेज मार्केट, क्योंकि उसी पे डिपेंड करेगा कि हमने रिटर्न कितना देना है. सो इसके लिए एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं इक्विटी बीटा. इक्विटी बीटा बेसिकली एक कंपनी का रिस्क बताती है. हम इसको फिर डिटेल में डिस्कस भी करेंगे आगे. इक्विटी बीटा एक कंपनी का रिस्क बताती है एज कंपेयर्ड विद द मार्केट. यानी मार्केट में ऑन एवरेज रिस्क कितना है और उस कंपनी का अपना रिस्क कितना है. उस कंपनी का अपना रिस्क कितना है और उस मार्केट में रिस्क कितना है, उसका रिलेशनशिप बताता है इक्विटी बीटा. रिलेटिव कंपैरिजन करके बताता है टाइम्स में. मिसाल के तौर पर अगर इक्विटी बीटा आपको क्वेश्चन में दिया हो 1.5 टाइम्स, तो 1.5 टाइम्स क्या आपको बताता है? 1.5 टाइम्स आपको बताता है कि आपकी जो कंपनी है वो एवरेज मार्केट के मुकाबले में 1.5 टाइम्स रिस्की है. 1.5 टाइम्स रिस्की है. उसका जो रिस्क लेवल है वो मार्केट से 1.5 टाइम्स है. सर व्हाट डज दैट मीन 1.5 टाइम्स? 1.5 टाइम्स को इस तरह आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर मार्केट में, सुनिएगा गौर से, अगर मार्केट में 10% का इंक्रीज आता है शेयर प्राइस में, एवरेज इंक्रीज, अभी हम किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल मार्केट की बात कर रहे हैं कि एवरेज इंक्रीज ऑफ द मार्केट इज 10%. शेयर प्राइस में जो इंक्रीज है वो 10% का आ रहा है. तो जो इस कंपनी का शेयर होगा उसमें 1.5 टाइम्स ऑफ द मार्केट इंक्रीज आएगा. यानी उसका जो इंक्रीज होगा वो 15% का होगा. मार्केट में अगर 10% का इंक्रीज आ रहा है प्राइस में, तो इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर की कीमत 1.5 टाइम्स ऑफ द मार्केट बढ़ेगी, यानी 15% बढ़ेगी. इसी तरह जब मार्केट नीचे आएगी तो ये भी 1.5 टाइम्स मार्केट के मुकाबले में ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा, उतना नीचे आएगा. तो इट इज 1.5 टाइम्स एज वोलेटाइल एज द मार्केट. दिस इज व्हाट इक्विटी बीटा टेल्स अस. सो इक्विटी बीटा 1.5 है. सो अगर मार्केट में 14% का रिटर्न मिल रहा है, सुनिएगा गौर से, और रिस्क फ्री रिटर्न 6% है, यानी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें रिस्क बिल्कुल भी ना हो, उससे लोग 6% मांगते हैं, और एक ऐसी मार्केट जहां रिस्क है वहां से लोग 14% मांग रहे हैं, और हम उसी मार्केट में हैं, लेकिन हमारा रिस्क उस मार्केट के मुकाबले में 1.5 टाइम्स है. तो मुझे ये बताइए, हमें अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न देना चाहिए, या हमारे इन्वेस्टर्स हमसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे? जरा ये मुझे आप कैलकुलेट करके बता दें. अच्छा, now most of the students will do, what they will exactly do is they will
just multiply 14% by 1.5 times and they will say 21%, right? Most of the students. But what mistake they will make if they do this? मिस्टेक क्या होगी? आप लोगों ने ये अज्यूम कर लिया कि ये जो मार्केट 14% दे रही है, ये पूरा का पूरा, इसमें से हर 1% रिस्क की वजह से दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है। अभी ऊपर मैंने समझाया था कि 6% तो रिस्क नहीं भी होगा तो देना पड़ेगा। तो 14% का 14% जो है ना, वो रिस्क की वजह से नहीं दिया जा रहा। इसमें से 6% तो लाजमी देना है, दैट्स समथिंग फिक्स्ड, ये तो देना ही देना है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा वो कौन सी अमाउंट है जो वो रिस्क की वजह से दे रहे हैं, जिसको हम कहते हैं मार्केट प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम। पहले आपको ये देखना है कि ये मार्केट जो है रिस्क की वजह से कितना दे रही है। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 14% में से 6% माइनस करना पड़ेगा, 8%। ये मार्केट रिस्क की वजह से 8% दे रही है, और ये मार्केट इन एनी केस जो देगी, चाहे रिस्क हो ना हो, वो कितना होगा? वो 6% होगा। सो जो 14% मार्केट दे रही है, उसका ब्रेकअप अगर हम करें तो हम ये बता सकते हैं कि 6% तो भाई देना ही देना है, चाहे रिस्क हो या ना हो। लेकिन जो ऊपर का 8% है, ये एक्स्ट्रा इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि रिस्क है इस मार्केट में। तो रिस्क को कंपनसेट करने के लिए 8% दिया जा रहा है। तो जब हम अपनी कंपनी की बात करेंगे, जिसकी हम बात करें, वो भी 6% तो देगा ही देगा इन एनी केस। तो 6% तो उसने देना ही देना है। लेकिन जो 8% है, वो मार्केट तो 8% दे रही है, बल्कि हम 8% नहीं देंगे क्योंकि हमारा रिस्क मार्केट से 8%, 1.5 टाइम ज्यादा है। तो ये बताओ, हम जो रिस्क प्रीमियम देंगे वो कितना देंगे? हम जो रिस्क प्रीमियम देंगे वो कितना देंगे? 12%। 12% देंगे। हम 8% को 1.5 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। हम 8% को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारी कंपनी है, जब हम उसके रिटर्न का ब्रेकअप करेंगे तो हम ये कहेंगे 12% रिस्क की वजह से देंगे, 6% हमने वैसे भी देना है। तो टोटल जो हम रिटर्न देंगे वो इन दोनों का सम होगा 18%, जबकि मार्केट दे रही है 14%, हम देंगे 18%, नॉट 21%। डज दिस मेक सेंस? सो अगर आप 14% को डायरेक्टली 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं 14% को, तो बेसिकली आप क्या गलती कर रहे हो? आप पूरे 14% को रिस्क के साथ कनेक्ट कर रहे हो, जबकि मैंने आपसे कहा कि 6% तो आपने वैसे भी देना है किसी को, चाहे आप रिस्क ले रहे हो नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपके पास एक ऐसी इन्वेस्टमेंट मौजूद है मार्केट में जो कि रिस्क फ्री है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लोग उस पर 6% कमा रहे हैं। तो आप रिस्क, आपके पास रिस्क हो ना हो, ज्यादा हो या कम हो, 6% तो लोगों ने मांगना ही मांगना है। 6% तो लोगों ने मांगना ही मांगना है। तो अगर आप 6% तो लोगों ने मांगना ही मांगना है, सो अगर हम 14% को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा 14% रिस्क की वजह से मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इस 14% में से 6% तो हमें वैसे भी देना है, चाहे हमारा रिस्क हो या ना हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं जो 6% दे रही है और रिस्क नहीं है। तो हमारे पास जो इन्वेस्टर आएगा उधर को छोड़ के, तो वो ये तवक्को रखेगा, ये एक्सपेक्टेशन रखेगा कि हम भी उसको 6% तो कम से कम देंगे, चाहे हमारा रिस्क जीरो ही क्यों ना हो जाए। तो अगर हमारा रिस्क जीरो भी हो जाएगा, हमें वो रिटर्न उनको देना है 6% का। तो मार्केट 14% में से 6% तो रिस्क फ्री रिटर्न दे रही है, बाकी 8% जो एक्स्ट्रा वो दे रही है उसको कहते हैं रिस्क प्रीमियम, मींस एडिशनल रिटर्न दे रही है कंपनी, और वो दे रही है क्यों? रिस्क की वजह से 8%। अब जब हमारे पास कोई इन्वेस्टर आएगा उस मार्केट के अंदर,
तो हम भी 6% तो उसको देंगे ही देंगे, वो 6% तो हमसे भी एक्सपेक्ट करेगा, और हमसे 8% नहीं एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि 8% वो उस मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहा है, और हम उसी मार्केट में हैं, लेकिन हम उस मार्केट के मुकाबले में ज्यादा रिस्की हैं। तो वो हमसे जो रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा वो 8% से भी ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा, बिकॉज ऑफ अ हायर रिस्क कंपेयर्ड विद द मार्केट। और चूंकि हम 1.5 टाइम्स रिस्कियर हैं मार्केट के मुकाबले में, लिहाजा जितना भी रिस्क प्रीमियम मार्केट ओवरऑल दे रही है, हम उसके मुकाबले में 1.5 टाइम्स ज्यादा देंगे, हम उसके मुकाबले में 1.5 टाइम्स देंगे। तो 8 का 1.5 12%, तो जो हम रिस्क प्रीमियम देंगे वो 12% होगा, मार्केट के मुकाबले में वो 1.5 टाइम्स है, प्लस हम 6% इसलिए देंगे क्योंकि 6% तो देना ही देना है, और ओवरऑल रिटर्न हम 18% इन्वेस्टर्स को देंगे, तो इन्वेस्टर्स सेटिस्फाई होंगे, वरना इन्वेस्टर्स हमारे पास इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो वी हैव टू पे 18% रिटर्न टू आवर इन्वेस्टर्स हर हाल में। दैट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये हमारी इक्विटी की कॉस्ट है, दैट्स कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये मार्केट की है और ये हमारी कंपनी की है। अब ये हमने कैलकुलेट कैसे किया? हमने रिस्क फ्री रिटर्न के अंदर 12 को ऐड किया है। तो अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होगा? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस ये 12% कैसे आया? मार्केट रिटर्न को इक्विटी बीटा से मल्टीप्लाई किया, रिस्क प्रीमियम को इक्विटी बीटा से मल्टीप्लाई किया, यानी इक्विटी बीटा मल्टीप्लाइड बाय रिस्क प्रीमियम। और रिस्क प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? जो मार्केट रिटर्न है उसमें से रिस्क फ्री रिटर्न क्या कर दें? माइनस कर दें। ये मार्केट, ये हमने कैसे कैलकुलेट किया था? रिस्क मार्केट रिटर्न आर एम में से आर एफ को माइनस किया था, रिस्क प्रीमियम आ गया, उसको इक्विटी बीटा से मल्टीप्लाई किया, 12% आ गया, उसमें रिस्क फ्री ऐड कर दिया, 18% आ गया। ये जो फॉर्मूला है ये है आपका CAPM का फॉर्मूला। दैट्स द फॉर्मूला फॉर CAPM। ये कॉस्ट कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का। अगर आपको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के फॉर्मूले से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है तो दिस इज द फॉर्मूला। रिस्क फ्री रिटर्न 6%, उसमें ऐड कर दें जो भी आपने मार्केट रिस्क प्रीमियम निकाला है, उसको इक्विटी बीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आता है वो आप अपने रिस्क फ्री में ऐड कर दें, तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाता है। सो जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन और मुझे इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करके बता दें। So let's calculate रिटर्न ऑन इक्विटी। 5% आपका रिस्क फ्री रिटर्न है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ये देना ही पड़ेगा, प्लस इक्विटी बीटा इनटू मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। $13.75%, दैट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग CAPM मॉडल। अब इसमें जो वो ट्रिक कभी कभार खेलता है ना, वो ये करता है कि आपको मार्केट रिटर्न की जगह मार्केट रिस्क प्रीमियम डायरेक्टली दे देता है 8%। तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रिस्क प्रीमियम को चूंकि हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना होता है 1.5 से, वो क्या करते हैं, वो समझते हैं ये मार्केट रिटर्न है, और वो इसमें से रिस्क फ्री फिर दोबारा माइनस कर देते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा। मार्केट रिस्क प्रीमियम अगर दिया हुआ हो तो वो डायरेक्टली इक्विटी बीटा से मल्टीप्लाई होता है। हाँ, अगर मार्केट रिटर्न दिया हुआ होगा तो पहले उसमें से रिस्क फ्री माइनस होगा, फिर उसको 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मेक श्योर आपको मार्केट रिटर्न में और मार्केट रिस्क प्रीमियम में फर्क पता हो। हमें इक्विटी बीटा को मार्केट रिस्क प्रीमियम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो अगर वो डायरेक्टली दिया हुआ है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें। ये सवाल आपके सामने, जरा इसको सॉल्व करके बताएं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।
सो इक्विटी बीटा दिया हुआ है हमें, इट्स 0.8, रिस्क फ्री हमें दिया हुआ है 6%, रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है हमें 4%, और हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है CAPM मॉडल से। सो रिस्क फ्री 6% प्लस इक्विटी बीटा इनटू रिस्क प्रीमियम डायरेक्टली, 9.2%। इसमें कोई नहीं टैक्स का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, कहाँ पढ़ना चाहिए, कहीं पर भी नहीं पड़ेगा। टैक्स का कोई इम्पैक्ट, टैक्स सिर्फ आपको घुमाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ये अच्छा, अब आपका एक होम असाइनमेंट है एंड दैट इज आपको सर्च करके आना है लिमिटेशंस ऑफ CAPM मॉडल। आप सर्च करोगे बुक से, नेट से, कहीं से भी, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ लोगे। अगर आपने मुझसे क्वेश्चंस नहीं पूछे तो आई अज्यूम कि आपने जो सर्च किया है वो आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब CAPM की खास बात यह है कि CAPM देता है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट, ये याद रखिए। CAPM गिव्स प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के लिए, यानी जिस कंपनी के लिए, जिस प्रोजेक्ट के लिए आप इन्वेस्टमेंट मांग रहे हो लोगों से, आप उसी का रिस्क एडजस्ट कर रहे हो, उसी के हिसाब से रिटर्न एडजस्ट कर रहे हो। सो इट गिव्स अस प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट by incorporating project specific risk। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में, ग्रोथ मॉडल में, आपको याद है मैंने बताया था कि उसमें हम रिस्क उस प्रोजेक्ट का नहीं ले रहे होते जिसके लिए हम इन्वेस्टमेंट ले रहे होते, बल्कि हम हिस्टोरिक डिविडेंड्स की बेस पर ही फैसला कर रहे होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर हम इक्विटी बीटा जो ले रहे हैं वो उसी कंपनी का ले रहे हैं जिसके लिए इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, उसी के प्रोजेक्ट के लिए ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इक्विटी बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसेट बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही कंटिन्यू करते हैं, और चूंकि हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर लिया, अब हमारा दूसरा कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रह गया है, और वो क्या है आप लोग मुझे बताएं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने आपको दो कंपोनेंट बताए थे, एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी और दूसरा कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट, एग्जैक्टली। सो अब हम कॉस्ट ऑफ डेट शुरू कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट जो है उसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा डेट की किस्म कौन सी है, क्योंकि डेट्स की बहुत किस्में हैं। तो हमें डेट की टाइप बहुत जरूरी है आइडेंटिफाई करना कि डेट की टाइप क्या है। सो बेसिकली कॉस्ट ऑफ डेट है क्या, डेट के ऊपर हम अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न कितना दे रहे हैं। अगर हमें किसी से उधार लिया है तो हम उनको रिटर्न दे कितना रहे हैं, ये हमें देखना है। सबसे पहले टाइप ऑफ डेट तो है बैंक लोन है। हम बैंक लोन ले सकते हैं। आप सबको पता है बैंक लोन ट्रेडेबल नहीं होता, हम उसको बेच नहीं सकते किसी को। हम तो खैर नहीं बेच सके, अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो बैंक उसको कहीं जाकर सेल नहीं कर सकता कि यार मेरे फलाने से पैसे हैं तो आप ले लेना बाद में।
और इंटरेस्ट भी आप लेते रहो, नहीं हो सकता। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज एंड नॉट ट्रांसफरेबल। सो बैंक लोन की कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, ठीक है। सो बैंक लोन का कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकलेगा? बहुत आसान है। उसका कॉस्ट ऑफ डेट बेसिकली उसका कॉस्ट ऑफ डेट जो होगा वो बेसिकली उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा, बेसिकली वही उसका कॉस्ट ऑफ डेट है, बस उसमें से टैक्स को माइनस करना है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो टैक्स अलाउबल एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट टैक्स अलाउबल एक्सपेंडिचर है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम बैंक को, सुनिएगा जरा, 8% इंटरेस्ट दे रहे हैं, 8%, तो हमारी कॉस्ट 8% नहीं होगी इफेक्टिवली, क्योंकि इस 8% इंटरेस्ट को हम टैक्स के अंदर एक्सपेंस के तौर पे क्लेम करके अपनी टैक्स सेविंग कर लेते हैं। तो हमारा जो नेट हमारी जो नेट कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ टैक्स सेविंग। तो जितना परसेंट टैक्स होता है उतना हमारी कॉस्ट सेव हो जाती है। तो अगर हमारा टैक्स रेट 30% है और हम इंटरेस्ट 8% पे कर रहे हैं, तो हम 8% का 70% लेंगे और इसको अपना कॉस्ट ऑफ डेट कहेंगे, 5.6% को, नॉट 8%। तो हम 5.6% को अपना कॉस्ट ऑफ डेट कहेंगे, 8% को नहीं कहेंगे, याद रखिए। 8% इज द इंटरेस्ट रेट, बट हम उसमें से टैक्स का इम्पैक्ट माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जब भी आपको बैंक लोन का कॉस्ट ऑफ डेट निकालना हो, तो जो इंटरेस्ट रेट उस बैंक लोन का दिया हुआ होगा उसमें से बस टैक्स का रेट माइनस करना है आपने, वो कॉस्ट ऑफ डेट आपके पास आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? इसके बाद वी हैव irredeemable preference शेयर्स। अगर हमारे पास इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हुई, वो पैसे जो कंपनी बाउंड नहीं है वापस करने के लिए, यानी वो एक दफा आपने इन्वेस्टर से वो पैसे ले लिए तो वो आपके पास ही रहेंगे, आपको उसको कैपिटल को वापस रीपे नहीं करना है, पे बैक नहीं करना है, लेकिन फिर उस पर सारी जिंदगी आपको डिविडेंड पे करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो अगर आपको इसका कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है, इसका कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, तो ज़ाहिर इसमें इंटरेस्ट रेट तो होता नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप डिविडेंड पर शेयर जो भी आप दोगे, सही है, मैं डीपीएस लिख लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, डिविडेंड पर शेयर, जो प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर आप देते हो उसको आप डिवाइड करोगे मार्केट प्राइस पर शेयर से। और ये मार्केट प्राइस हमेशा याद रखिएगा एक्स डिव हुआ करेगी। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जहां जहां हम मार्केट प्राइस यूज करेंगे हमेशा हम एक्स डिव मार्केट प्राइस यूज करेंगे। सो कितना डिविडेंड दे रहे हैं और कितने शेयर की वैल्यू पे दे रहे हैं, डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब आप इतना रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर आप डिविडेंड दे रहे हो 20 सेंट्स का हर शेयर को, और उस शेयर की वैल्यू है 90 सेंट्स, मार्केट प्राइस पर शेयर, पार वैल्यू की बात नहीं कर रहे, मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो यू आर पेइंग 20 सेंट्स डिविडेंड ऑन एवरी शेयर व्हिच हैज अ वैल्यू ऑफ 90 सेंट्स। तो आप 20 को डिवाइड बाय 90 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना परसेंट रिटर्न पे कर रहे हो अपने इन्वेस्टर्स को, 22.22% पे कर रहे हो। अच्छा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड दिया जाता है वो यूजुअली पर शेयर डॉलर्स में नहीं दिया होता, परसेंटेज दी हुई होती है। वो कहता है 7% प्रेफरेंस शेयर्स और पार वैल्यू दी हुई होती है 50 सेंट्स, पार वैल्यू 50 सेंट्स दी हुई है। तो याद रखिएगा डिविडेंड पर शेयर जब आप निकालोगे, इस
शेयर का, तो आप जो परसेंटेज दी हुई है 7%, इट शुड ऑलवेज बी अप्लाइड टू पार वैल्यू। वो हमेशा परसेंटेज पार वैल्यू पे अप्लाई होगी, जो भी पार वैल्यू होगी। $1 है तो 1 पे, 50 सेंट्स है तो 50 सेंट्स पे। तो जो भी यहाँ परसेंटेज दी होगी, अगर आपने इससे पर शेयर डिविडेंड निकालना है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में यहाँ पर शेयर डिविडेंड पुट करना होता है, तो पर शेयर डिविडेंड का आसान तरीका यह है कि जो भी प्रेफरेंस शेयर की परसेंटेज दी हुई होगी, उसको जो भी उस शेयर की पार वैल्यू है, 50 सेंट्स है, $1 है, जो भी है, उससे आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। और अगर डिविडेंड पर शेयर सेंट्स में है तो मार्केट प्राइस भी आप शेयर की सेंट्स में लोगे। अगर डिविडेंड पर शेयर आपने डॉलर में उठाया हुआ है तो नीचे मार्केट प्राइस भी डॉलर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेंट्स में आएगा आंसर, क्योंकि 50 सेंट से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो हम कहेंगे 3.5 सेंट्स हम डिविडेंड दे रहे हैं। अच्छा, मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है? लेट्स से 80 सेंट्स है। इस शेयर की प्राइस है 80 सेंट्स, मार्केट प्राइस पर शेयर। पार वैल्यू 50 सेंट्स है, मार्केट वैल्यू जितने भी ये बिक रहा है वो 80 सेंट्स है। सो हम 3.5 को डिवाइड कर देंगे 80 से, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डेट, 4.38%। सो ये बात क्लियर हो गई है? जल्दी से अगर सर मुझे आप लोग सेकंड बता वाला दिया करें। सेकंड वाला रिवीजन करना है, इरेंडेबल प्रेफरेंस शेयर वाला। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का अगर आपको कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है तो आप ये देख लो कि आप हर शेयर पे प्रेफरेंस डिविडेंड कितना दे रहे हो, यानी डिविडेंड पर शेयर कितना दे रहे हो। उसको उस शेयर की मार्केट प्राइस से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आपको पता चल जाएगा कितना परसेंट रिटर्न दे रहे हो अपने इन्वेस्टर्स को। डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए तरीका क्या है? आपको बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर्स लिखे हुए होंगे, उसके साथ परसेंटेज लिखी होगी। ये जो परसेंटेज है आपको बता रही है कि आप अपने इन्वेस्टर्स को जो डिविडेंड दे रहे हो पर शेयर, वो कितना परसेंट दे रहे हो। तो 7% लिखा हुआ है दे रहे हो। लेकिन ये 7% किस चीज का? या हमेशा 7% जो लिखा हुआ होगा वो पार वैल्यू ऑफ द शेयर का होगा। तो आपको देखना पड़ेगा पार वैल्यू कितनी है। पार वैल्यू नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स के आगे ही ब्रैकेट में लिखी हुई होती है। मार्केट प्राइस हमेशा नीचे पैराग्राफ में दी हुई होगी, और उसके लिखा हुआ होगा कि ये मार्केट प्राइस। तो ये पार वैल्यू या फेस वैल्यू है 50 सेंट। तो पर शेयर डिविडेंड आप कैसे निकालोगे? 7% ऑफ द पार वैल्यू लोगे, तो आपको पर शेयर डिविडेंड पता चल जाएगा 3.5 सेंट। इस 3.5 सेंट्स को इस शेयर की मार्केट प्राइस पर शेयर से डिवाइड करोगे। ये गलती ना कर देना कि डिविडेंड डॉलर में लिया हो और प्राइस जो है वो सेंट्स में ली हो। डिविडेंड सेंट्स में है तो शेयर प्राइस भी सेंट्स में होगी, अगर ये डॉलर में है तो ये भी डॉलर में। इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना परसेंट रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे रहे हो। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि यार एक बंदा मेरे पास 80 सेंट्स इन्वेस्ट करता है तो मैं उसको 3.5 सेंट्स का रिटर्न हर साल दे रहा हूँ। तो 3.5 80 का कितना परसेंट बन रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना परसेंट दे रहे हो कॉस्ट ऑफ डेट। तो ये आपको कॉस्ट ऑफ डेट हो गया। अब समझ में आया सबको? थर्ड इररिडीमेबल लोन नोट्स हो या डिबेंचर्स हो या इररिडीमेबल लोन नोट्स हो, डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, इनको या बॉन्ड्स हो, तो उसका कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकलेगा? बस थोड़ा सा फर्क क्या होगा कि डिविडेंड की जगह ज़ाहिर है इन तीनों चीजों पे हम इंटरेस्ट देते हैं। तो इंटरेस्ट आप अमाउंट लोगे, इंटरेस्ट लोगे आप, और इसको 1 माइनस टैक्स रेट करोगे, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा टैक्स अलाउबल होता है। ठीक है, और उसको मार्केट प्राइस
पर लोन नोट या जो भी डिबेंचर वगैरह है उससे डिवाइड करोगे। मतलब जैसे ऊपर दिया होता है ना 7%, इसी तरह इसके लिए भी दिया होता है 8% डिबेंचर्स। अच्छा, पार वैल्यू नॉर्मली मैंने आपको पहले बताया था $100 ही होती है, तो नहीं भी लिखा हो तो हम $100 अज्यूम करते हैं, राइट। सो 8% डिबेंचर्स एट पार वैल्यू 8%। अब इसका हमें कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करना है, इसका हमें कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करना है। तो इसका कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे पर लोन नोट, हम इंटरेस्ट निकालेंगे पर लोन नोट, सही है, इंटरेस्ट निकालेंगे पर लोन नोट। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? जो यहाँ पर परसेंटेज दी हुई है वो उठाएंगे आप 8%, उसको मल्टीप्लाई करेंगे पार वैल्यू ऑफ लोन नोट से जो कि $100 है। सो 8% ऑफ $100 आप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप पर लोन नोट कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो। इट्स $8 ऑन एवरी लोन नोट दैट हैज अ पार वैल्यू ऑफ $100। अब इसकी कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने के लिए आपको ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इंटरेस्ट हमने लिख लिया है $8 और उसको उसमें से टैक्स को माइनस करना है। सो $8 जो आपका इंटरेस्ट आया है, $8 जो आपके पास इंटरेस्ट आया है, इसको आप टैक्स इसमें से माइनस कर दें, इसमें से टैक्स आप माइनस कर दें। टैक्स इज 30%। सो $8 में से 30% आप माइनस कर दें, तो आफ्टर टैक्स जो इंटरेस्ट होगा वो आपके पास आ जाएगा। उसको डिवाइड कर दें मार्केट प्राइस पर डिबेंचर से, जो कि इस वक्त इस सवाल में नहीं दी हुई, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ लेट्स से अगर वो है $105 मार्केट वैल्यू, तो मैं 105 से इसको डिवाइड कर दूंगा। सो अब इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम हर डिबेंचर के ऊपर कितना रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू, नॉट द पार वैल्यू, क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा अपने रिटर्न को मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखेगा। सो अगर हम उसको $8 दे रहे हैं तो किस मार्केट वैल्यू पे दे रहे हैं, दैट्स व्हाट द कॉस्ट ऑफ डेट इज। सो मैं इसकी मार्केट वैल्यू भी यहाँ लिख लेता हूँ। मार्केट वैल्यू लेट्स से मैं अज्यूम कर रहा हूँ $105 है। सो यहाँ पर मैं अब 105 के लिए सेल का रेफरेंस दे देता हूँ 5.33%, दैट्स कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ डेट 5.33%। अब आप देखिए इंटरेस्ट रेट 8% है बट कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो 5.33% है, उसको कहते हैं आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। ये आफ्टर टैक्स कहलाता है क्योंकि हमने इसमें से टैक्स माइनस किया, ये आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आ गया। सो द इंटरेस्ट which is $8, $8% ऑफ $100 कितना होता है? 8% ऑफ $100 कितना होता है? $8। तो $8 का इंटरेस्ट दे रहे हैं, उस पर हमें टैक्स रिलीफ मिलेगा क्योंकि ये इंटरेस्ट है, इसलिए 30% माइनस कर रहे हैं। और नेट ऑफ टैक्स जो अमाउंट आएगी उसको मार्केट वैल्यू $105 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करें। सो कॉस्ट ऑफ डेट को प्यार से हम IRR भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे लिए कॉस्ट है, लेकिन जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए तो रिटर्न है ना, तो ये उस इन्वेस्टर का रिटर्न है IRR, या इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं इंटरेस्ट यील्ड के नाम से। इसको इंटरेस्ट यील्ड एंड IRR भी कहते हैं और कॉस्ट ऑफ डेट भी कहते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल किया है आमना ने कि सर 30% कैसे आया। मैंने अज्यूम किया है टैक्स रेट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन ने दिया हुआ होगा ऑब्वियसली, क्वेश्चन टैक्स रेट देगा, ठीक है। और सवाल इजाज ये कह रहे हैं कि सर 30% क्यों माइनस कर रहे हैं, यानी टैक्स रेट क्यों माइनस कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया कि जब आप एक तरफ से इंटरेस्ट पे करोगे तो दूसरी तरफ से इसी $8 को आप एज ए एक्सपेंस क्लेम करोगे, और जब आप एक्सपेंस क्लेम करोगे तो $8 के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट होगा वो माफ हो जाएगा, और $8 का इंटरेस्ट 30% होगा, तो 30% इसमें से आप माइनस कर दो, क्योंकि एक तरफ आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो,
दूसरी तरफ आपको टैक्स रिलीफ मिल रहा है, टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। तो एक तरफ कॉस्ट है, एक तरफ से बेनिफिट है। तो हमने इन दोनों को नेट ऑफ करके लिखना है, अपनी नेट कॉस्ट लिखनी है। तो जहां जहां इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आ रही होगी वहां वहां आपने टैक्स माइनस करना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब जो एक थोड़ा सा ट्रिकी है वो है रिडीमेबल वाले, रिडीमेबल डेट। चाहे वो लोन नोट्स हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो, चाहे वो डिवेंचर्स हो, चाहे वो आपके बॉन्ड्स हो, अगर वो रिडीमेबल हैं तो उनका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। और वो डिफरेंट कैसे होगी उसको जरा हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से वी हैव 8%। सो अब हमारे पास ऐसे डिबेंचर्स हैं जिनके ऊपर हम 8% इंटरेस्ट देते हैं हर साल। ये डिबेंचर्स इस वक्त मार्केट में $96 पे ट्रेड हो रहे हैं। यानी अगर कोई ये डिबेंचर अब हम इशू करते हैं मार्केट में, तो जो भी इन्वेस्टर हमारे पास पैसे लेकर आएगा तो हर डिबेंचर के अगेंस्ट $96 लाएगा, और हम 5 साल के बाद ये वापस करेंगे पैसे पार वैल्यू पे, नहीं $100 पे। और कॉर्पोरेशन टैक्स रेट इज 30%। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन इस टाइप ऑफ डेट को अगर हम देखें तो हम जो रिटर्न इन्वेस्टर को दे रहे हैं ना, वो दो तरह का दे रहे हैं, सुनिएगा जरा। एक तो हम 8% का इंटरेस्ट दे रहे हैं हर साल, ऊपर से हम ले उनसे $96 रहे हैं, और 5 साल के बाद वापस करेंगे उनको $100। तो ले 96 रहे हैं और $100 वापस करेंगे, तो $4 का इंटरेस्ट हम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन दे रहे हैं हर $100 के इंटरेस्ट पे, और 8% एनुअल दे रहे हैं। तो जो हम रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे रहे हैं, सो बेसिकली वो रिटर्न सिर्फ अब एनुअल इंटरेस्ट की शक्ल में नहीं है, उसके अंदर जो रिडम्पशन के दिन हम एक्स्ट्रा $4 दे रहे हैं वो भी इंटरेस्ट है बेसिकली। वरना क्यों दे रहे हैं 96 लेकर 100 क्यों दे रहे हैं? किस चीज के पैसे दे रहे हैं? हम इंटरेस्ट ही तो दे रहे हैं उनको, लेकिन वो $4 हम एक साथ दे रहे हैं रिडम्पशन के टाइम पे। लेकिन जब हम कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं तो हम एनुअलाइज निकालते हैं, वो एनुअल होता है हमेशा। ये $4 4-5 साल के बाद एक साथ मिल रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट हमें एनुअलाइज करना पड़ेगा, एनुअल पे लाना पड़ेगा। और उसको लाने का तरीका क्या है कि हम आईआरआर का जो एक मेथड यूज करते थे, आईआरआर निकालते थे, वो हम यहां यूज करेंगे। अगर आप गौर से देखें एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्या करेगा? वो करेगा क्या? वो जीरो पे, यानी जीरो ईयर पे वो इन्वेस्टमेंट करेगा $96 की। इन्वेस्टर $96 की इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उसके लिए ये आउटफ्लो हो गया। उस 96 के बदले उसको ईयर 1 से लेकर ईयर 5 तक इंटरेस्ट मिलेगा, उसको इंटरेस्ट मिलेगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी होगी? $96, और उसके बाद उसको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसको? नेट ऑफ टैक्स अगर हम देखें तो 8% इंटू 70% इंटू $100 पार वैल्यू। तो 8% ऑफ पार वैल्यू लिया पहले, $8 ऑफ पार वैल्यू लिया, और उसको 70% किया आफ्टर टैक्स। तो बेसिकली आफ्टर टैक्स जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं हर साल, वो $5.6 की इंटरेस्ट की पेमेंट्स हो रही हैं 5 साल तक। और पांचवें साल के एंड पर उसको रिडम्पशन मिले, ये पैसे वापस मिलेंगे, रिडम्पशन होगी इसकी। रिडम्पशन वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? पार वैल्यू जितनी। पार वैल्यू कितनी है? $100। सो 5वें साल के एंड पर उसको $100 वापस मिलेंगे, जैसे स्क्रैप वैल्यू मिलती थी इन्वेस्टमेंट में। सो उसके जो आप इन्वेस्टमेंट देखें उसकी $96 की वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है हर डिवेंचर को खरीद के, उसके बदले नेट ऑफ टैक्स $5.6 मिलेंगे, और फिर 5वें साल में $100 मिलेंगे। अब इस इन्वेस्टर का मुझे रिटर्न निकालना है, आईआरआर,
यानी वो कितना ओवरऑल रिटर्न कमा रहा है। वो दो तरह से रिटर्न कमा रहा है, एक तो एनुअल रिटर्न कमा रहा है और एक वो कमा रहा है 96 देकर 100 वापस लेकर $4 एक्स्ट्रा 5 सालों में। तो उसका एनुअलाइज रिटर्न कितना होगा, दैट इज द आईआरआर। तो उसके लिए वो रिटर्न है, लेकिन कंपनी के लिए वो कॉस्ट है। तो जिस तरह हम इन्वेस्टर का आईआरआर निकालते हैं वो हम निकाल लेंगे, उसी को हम अपनी कॉस्ट ऑफ डेट मान लेंगे, क्योंकि उसको मिल रहा है तो दे कौन रहा है, हम लोग दे रहे हैं। तो उसके लिए रिटर्न और हमारे लिए कॉस्ट। सो लेट्स use the procedure of IRR to find out what is the annualized return of this investor, and exactly the same thing will be considered as our cost of debt. तो IRR निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो रेट्स अज्यूम करने पड़ेंगे जिस तरह हम वहां करते थे। एक वो जिसपे पॉजिटिव एनपीवी आए और एक वो जिसपे नेगेटिव एनपीवी आए। तो मैं एक 4% अज्यूम कर रहा हूं। सो डिस्काउंट फैक्टर स्लैश एनवीटी फैक्टर 4% का। तो याद रखिएगा, जब भी रिडीमेबल डेट होगा तो आपको आईआरआर वाला तरीकेकार इख्तियार करना पड़ेगा रिटर्न निकालने के लिए। और उसकी वजह भी बता दी आपको। उसकी वजह यह है कि यहां सिर्फ एनुअल इंटरेस्ट नहीं दे रहे हम, बल्कि हम रिडम्पशन के वक्त $4 एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं। उसका इंपैक्ट भी हमें एनुअलाइज में कन्वर्ट करना है, उसी के लिए हम ये पूरा आईआरआर की कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो डिस्काउंट फैक्टर 0 पे तो 1 ही होगा। यहां हम कौन सा फैक्टर उठाएंगे, डिस्काउंट फैक्टर या एनवीटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए? एन्युटी फैक्टर। एनवीटी फैक्टर, क्योंकि हमें 5 साल तक $5.6 मिल रहे होंगे। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं अभी हम। सो एनवीटी फैक्टर का फॉर्मूला था 1 - 1 प्लस रेट raised to the power -5 divided by 4% the rate। 4.452। और 5वें साल में हम क्या लेंगे, 5वें साल में $100 मिलेंगे। फिफ्थ ईयर में क्या लेंगे, एनवीटी फैक्टर या डिस्काउंट फैक्टर? डिस्काउंट फैक्टर, एग्जैक्टली। सो 1 प्लस रेट raised to the power -5। ये पावर है ना, एक्सेल के अंदर कैप का मतलब है पावर लेना। तो अगर आपको पावर लेनी है तो आप कैप का साइन लगाते हो ये। So let's now calculate present values. 1 multiplied by 96 6 आ जाएगा। 4.452 को 56 से प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है। सो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ गई है। अब दूसरा रेट हम इससे हायर अज्यूम करेंगे। सो नेक्स्ट डिस्काउंट फैक्टर हम इससे ज्यादा लेंगे ताकि हमारे पास नेगेटिव एनपीवी वाला आ जाए, और वो हम ले सकते हैं लेट्स से 10% ले लेते हैं। और यहाँ से ही मैं फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर रेट चेंज करना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी मैंने रेट चेंज करना है। और यहाँ जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। 1 multiplied by 96, 3.79 multiplied by 5.6, 0.621 multiplied by 100, ये नेगेटिव एनपीवी आ गई। So we have got two net present values, one positive and one negative, and let's calculate IRR. Basically we are calculating IRR, we are calculating cost of debt। इसको IRR कह लो, cost of debt कह लो, एक ही बात है, ऊपर भी बता चुका हूँ। So it will be the lower rate, which is 4%, plus the positive NPV,
which is 11.12 divided by positive minus negative NPV into higher rate minus lower rate. So higher का formula apply किया, so it's 6.8%. यानी हम अपने इन्वेस्टर्स को 6.8% रिटर्न पे कर रहे हैं आफ्टर टैक्स. 6.8%. अगर कोई हमसे पूछे 6.8% का मतलब इसमें एनुअल इंटरेस्ट भी शामिल है 5.6 का इम्पैक्ट, और इसमें जो रिडम्पशन के वक्त $4 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उसका इम्पैक्ट भी शामिल है. तो द एवरेज रिटर्न दैट वी आर गिविंग टू आवर इन्वेस्टर्स एनुअली इज 6.8%. ये 6.8% आ गया. याद रखिएगा जब भी रिडीमेबल होगा यही होगा. इफ रिडीम्ड एट मार्केट वैल्यू. अब मसला पता है क्या था, वो ऐसा लिखता नहीं है. उसकी वजह यह है कि जिस वक्त आप मार्केट में रिडीम कर रहे होंगे ना, उस वक्त कुछ मार्केट में तो खरीदने वाला नहीं होगा, क्योंकि वो रिडम्पशन की डेट है. उस वक्त कंपनी वापस पैसे ले रही होगी, तो उस वक्त कोई मार्केट वैल्यू होगी नहीं उस टाइम पे, 5-6 साल के एंड पे, क्योंकि कंपनी तो वापस ले रही होगी ना. इसके बाद तो इंटरेस्ट कंपनी देगी नहीं, तो कोई क्यों खरीदेगा डिबेंचर. तो जब भी वो कहेगा रिडीम हो रही है, तो रिडीम या तो पार पे होगी या फिर वो रिडेम्पशन करवाएगा किसी और वैल्यू पे जो वैल्यू उसने दी होगी. ठीक है. तो एग्जामिनर रिडेम्पशन वैल्यू देगा तो या कहेगा कि पार वैल्यू पे रिडीम हो रहा है, या जिस वैल्यू पे भी रिडीम हो रहा है वो वैल्यू बता देगा. बस आपने वो वैल्यू आखिरी साल में लिखनी है. ठीक है. और किसी ने सवाल किया कि सर रिडेम्पशन वैल्यू 100 कहां से ली थी. ये मैंने यहां से ली थी. इसने लिखा हुआ था रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट पार. क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि रिडीम किस वैल्यू पे कर रहा है. कह रहा है पार पे रिडीम कर रहा है, और पार पे रिडीम करने का मतलब है $100 पे रिडीम कर रहा है. सही है. और ये जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो भी देख लें. सॉरी, इंटरेस्ट की 8% इंटरेस्ट दे रहे थे, ये रहा 8%. इसको पार वैल्यू पे क्या किया, अप्लाई किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट हो या डिविडेंड हो, उसका जो रेट है वो हमेशा पार वैल्यू पे अप्लाई होता है. सो 8% ऑफ द पार वैल्यू विच इज $100. सो 8% ऑफ $100 लिया और उसमें से टैक्स माइनस कर दिया, 30% माइनस कर दिया. तो एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स आ जाएंगी आफ्टर टैक्स. ठीक है. तो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जरा मुझे जल्दी से क्विकली एक्सेल के ऊपर ही सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपका टाइम बचे. मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं. मुझे जरा ये सॉल्व करके बता दें. सो लेट अस सॉल्व. मैं ये पूरा फॉर्मेट यहाँ कॉपी कर लेता हूँ टू सेव माय टाइम. ठीक है. अच्छा, सो व्हाट इज द मार्केट वैल्यू. फर्स्ट फॉर मार्केट वैल्यू इज $100, और इसमें तो कोई चेंज नहीं है. अच्छा, टैक्स जो होगा वो 8% की जगह 10% होगा, और आफ्टर टैक्स करेंगे जिस तरह पहले किया था. सो $7 और 4%. और यहाँ मैं 10% ट्राई करता हूँ, अगर 10% से नेगेटिव आ गई तो. सो यहाँ पर मैं रेट चेंज कर रहा हूँ. सॉरी, रेट तो सेम रहेगा, और रिडम्पशन वैल्यू भी $100 है, और
0.822 से मल्टीप्लाई हुआ तो पॉजिटिव आ गया, फिर 10% के हिसाब से किया तो नेगेटिव आ गया। अब IRR निकालते हैं। IRR के लिए हमें क्या करना होगा, द लोअर रेट विच 4% तो सही है। NPV में फ़र्क आ गया, NPV जो है वो अब नहीं, NPV भी सही है, ये 52 है। और फ़र्क नहीं आना चाहिए। देखिए कोई वैल्यू गलत तो नहीं लिखी है? सही है सर, ये तो ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट कितना आ रहा है? $6.7.24%। आई होप हम लोगों ने कोई राउंड ऑफ का वो नहीं किया हुआ। इट शुड बी एग्जैक्टली 7%। 7.24% आ रहा है हमारे पास रेट। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो हमारा जो आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट रेट बन रहा है वो भी 7% ही बन रहा है। ठीक है, इसमें हो ये रहा है कि जितनी वैल्यू पे आप लोन ले रहे हो उतने ही वापस कर रहे हो। तो इट्स जस्ट लाइक अ बैंक लोन। ये बिल्कुल बैंक लोन की तरह हो गया कि जितने पैसे ले रहे हो उतने ही वापस कर रहे हो। इसमें रिडम्पशन और मार्केट वैल्यू क्या है, सेम है। तो अगर मैं ये सब ना करता और मैं डायरेक्टली क्या कर लेता, मैं डायरेक्टली क्या करता, जो इंटरेस्ट रेट ऊपर दिया हुआ था 10%, उसी को 70% डायरेक्टली ले लेता, तो मेरे पास 7% आता, जो कि अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर है। तो भी मैं कर सकता था, बट ये सिर्फ एक केस में हो सकता है कि जब आपकी रिडम्पशन वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम हो जाए। ये याद रखो। सो व्हेन market value and redemption values are same, then the cost of debt will simply be the interest rate into 1 minus tax rate। बस आप सिंपली इंटरेस्ट रेट उठाएं जो ऊपर दिया हुआ है 10%, उसमें से टैक्स माइनस कर दें, वही आपका कॉस्ट ऑफ डेट होगा। ये इतना बड़ा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट पहले आप देख लो अच्छी तरह कि क्या मार्केट वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यूज दोनों सेम है या नहीं है। ये सिर्फ उसी सूरत में करेंगे, क्योंकि जब मार्केट वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू सेम है तो इसका मतलब जो वाहिद रिटर्न आप दे रहे हो वो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो। जो $100 आपने उनसे लिए वो $100 आप उसको वापस कर रहे हो, तो आप कोई रिटर्न इस शक्ल में तो दे ही नहीं रहे हो। तो वाहिद इंटरेस्ट जो आप दे रहे हो वो इंटरेस्ट की शक्ल में दे रहे हो, एनुअल इंटरेस्ट की शक्ल में दे रहे हो। बस उसी रेट को ही आफ्टर टैक्स कर दो, आपको इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है। ये कैलकुलेशन आपको याद रखिएगा हमेशा तब करनी है जब आप के डिबेंचर की मार्केट वैल्यू कुछ और हो और रिडम्पशन वैल्यू उसकी कुछ और, फिर आपको ये कैलकुलेशन लाजमी करनी है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। इज दैट क्लियर? जी बताएं, क्या ये क्लियर है? और वो एग्जामिनर जो है ना वो इसमें आपको टेस्ट कर सकता है कि कौन इस लंबे तरीके से पहुंचता है। तो जैसे ही आपको नजर आ जाए मार्केट वैल्यू एंड रिडम्पशन वैल्यू सेम है, तो आप डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट उठाओ और उसको उसमें से टैक्स माइनस कर दो, वही आपका कॉस्ट ऑफ डेट है।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कन्वर्टेबल डेट का कॉस्ट ऑफ डेट निकाल के दूंगा, बड़ा सिंपल है, आप लोग एक दफ़ा देख कर आ जाइएगा, और वो करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और इसके बाद अब हम चूंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट निकालना सीख चुके हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालना सीख चुके हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फुल फ्लेज जो एग्जाम क्वेश्चंस हैं वो करवाना शुरू करूंगा इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। कि एक पूरा क्वेश्चन दिया हुआ हो और उसमें से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं वो मैं करवाऊंगा। बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे, एग्जैक्टली यही वाला करूंगा, और प्लीज़ आप लोग ये लेक्चर देख कर आइएगा, दोनों लेक्चर, जो पिछला गुजरा है वो भी और जो ये गुजरा है वो भी, ये लेक्चर्स देख कर आइएगा और रिवाइज करके आइएगा। ये वर्कशीट मैं दोबारा अपलोड करूंगा इन सब के साथ, और जो नेक्स्ट क्लास जब मैं करवाऊं तो आपने पिछले लेक्चर की चीज़ें रिवाइज की हुई हों, तो आप इंशाल्लाह पास एग्जाम क्वेश्चन बहुत इजीली समझ भी लेंगे और सॉल्व भी कर लेंगे। सो ओके, अल्लाह हाफिज़।